हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम कैलकुलस बाय स्टीवर्ट का सेक्शन 1.3 देखेंगे। ठीक है, सेवन्थ एडिशन है जेम्स स्टीवर्ट की कैलकुलस, उसका सेक्शन 1.3। सेक्शन का नाम है न्यू फंक्शंस फ्रॉम ओल्ड। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो फंक्शंस पे ट्रांसफॉर्मेशंस और फंक्शंस की आपस में अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो स्टडी किए जाएंगे इसके अंदर। राइट। तो इसको ज़रा देखते हैं कि फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है। तो बेटा इसके अंदर सूरत हाल ये है कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स आपको। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन गिवन है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, प्लस सी ऐड करता हूँ, ठीक है, एक नया फंक्शन बनाता हूँ, इसको मॉडिफाई के एक नया फंक्शन बनाते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ठीक है, और एक और फंक्शन मैंने बनाया है, ये पहला फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इन दोनों के ग्राफ में क्या फर्क होगा? ठीक है, अच्छा इसको मैं y डैश भी कह सकता हूँ, इन्होंने क्या कहा है एक मिनट देख लेते हैं। y इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया ना, ये एक फंक्शन, ये एक आपका फार्मूला था, लेकिन ये दूसरा मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से एक दूसरा बना आपके पास। तो अब इन दोनों के ग्राफ में क्या फर्क होगा? तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ था, तो अब मैंने हाइट में इसके अंदर y के अंदर y की वैल्यू में c का इजाफा कर दिया, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, मजीद बढ़ जाएगी, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। और कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा? c यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट हमने c का इजाफा कर दिया है। अच्छा, एक और ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मतलब ये जो ग्राफ था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, और ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ है। राइट। और अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक और करूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस सी कर दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट में सी की यूनिट्स की मैंने कमी कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। राइट, ये कितने यूनिट शिफ्ट होगा? सी यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और इस ये इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों की बात कि ये हमने अगर y की वैल्यू के अंदर फंक्शन के साथ में कोई नया नंबर ऐड करवा दूं या फंक्शन के साथ कोई दूसरा नंबर माइनस करवा दूं, तो इससे ग्राफ पे क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, अब हम एक दूसरा इफेक्ट देते हैं कि हम y की वैल्यू के बजाय x के अंदर इफेक्ट करें। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब मैं दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ x माइनस सी। अब याद ये बात देखें, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें से x की वैल्यू में से c माइनस नहीं किया, बल्कि x में से c को माइनस कर दिया है मैंने। तो इसका इफेक्ट दूसरे किस्म का होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा जो y में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसमें x में से मैंने c को माइनस कर दिया है। अब इस चीज को अगर ऑब्जर्व करना है तो एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जो बात बच्चों को समझने में मुश्किल होती है इस टॉपिक को। मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूँ और दूसरा लेता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो बेटा इन दोनों के ग्राफ में क्या फर्क होगा? देखिए, अगर ये ग्राफ जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाला, ये ग्राफ इस तरह का था, लेट सपोज एक्स की वैल्यू 2 पर इसको ये हाइट मिल रही थी। ठीक है, तो इस फंक्शन को, जो एफ ऑफ एक्स माइनस वन है, ये हाइट अचीव करने पे, जो ये 2 पे अचीव कर रहा था, ये पहला वाला फंक्शन, ये क्या था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये 2 पे जो वैल्यू अटेन कर रहा था, वही वैल्यू अटेन करने के लिए इसमें हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी बेटा? इसमें आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल तो वही है ना। लेकिन इसमें मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, तब जाके मुझे वही हाइट मिलेगी जो इसके अंदर क्या बन रही थी, एफ ऑफ 2 पे मिल रही थी। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूंगा, तो जो y की वैल्यू मिलेगी
वही वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर 3 रखने पे मिलेगी। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? मतलब वो सेम हाइट मिलेगी, क्योंकि 3 - 1 f(2) बन जाएगा, तो सेम y की वैल्यू मिलेगी। तो सेम y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए इसमें इसमें x, इस वाले फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखूंगा, जबकि इसके अंदर x की वैल्यू क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन तो सेम ही होगा, हाइट तो हमको सेम ही मिलेगी, लेकिन x की वैल्यूज में फर्क हो जाएगा। जो x की वैल्यू 2 पे रिजल्ट मिल रहा है दूसरे वाले फंक्शन के अंदर, वो हमें x की वैल्यू 3 पे मिलेगा। यानी सेम हाइट होगी, फंक्शन इस तरह का होगा ये। इससे मेरा बेटा ये जो है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जो हाइट नए वाले फंक्शन को 2 पे मिली थी, पुराने वाले फंक्शन को कहाँ पे मिलेगी? वो 0 पे मिलेगी। तो ये इस तरह एक ग्राफ बनेगा बेटा। तो ये आपके पास पोजीशन इस तरह से बनेगी कि जो हाइट इसको पुराने वाले फंक्शन को 1 पे मिली थी, वो नए वाले फंक्शन को कहाँ पे मिलेगी? 2 पे मिलेगी, x - 1 वाले फंक्शन को। जो हाइट पुराने वाले फंक्शन को 2 पे मिली थी, वो नए वाले को किससे मिलेगी? 3 पे मिलेगी। मतलब हुआ क्या है बेसिकली, ये फंक्शन जो है 1 माइनस करने से राइट साइड पर ट्रांसलेट कर गया बेटा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब्ट्रैक्ट करवाने पर ये राइट साइड पर ट्रांसलेशन हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्शन करवाता हूँ, तो y = f(x - c) करने पर हमारा फंक्शन क्या होता है? c यूनिट्स राइट साइड पर ट्रांसलेट हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं इसमें ऐड करवाऊंगा, तो ये फंक्शन जो है लेफ्ट साइड पर c यूनिट्स ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि y के अंदर जो हम एडिशन, y की वैल्यू में एडिशन होती थी, तो उसमें ऊपर की तरफ ट्रांसलेट और नीचे की तरफ ट्रांसलेट होता है। ये y की वैल्यू में इक्वल टू साइड के दूसरी तरफ, इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है। जबकि x के अंदर से खुद माइनस और सब्ट्रैक्ट, ये फर्क है यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक का, x - c और x + c हो रहा है। और इस सूरत में इफेक्ट जो होता है, माइनस करने पर राइट साइड पर ट्रांसलेशन होती है, और सब्ट्रैक्ट करने पर, सॉरी, ऐड करने पर लेफ्ट साइड पर ट्रांसलेशन हो रही है। तो ये बेटा ट्रांसलेशन का है सिंपल रूल, और इसको लॉजिक से समझ लोगे बेटा तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसकी लॉजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ इसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है आपके पास। सी जो है, ऐसी बात है, हम पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर अज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो सी तो पॉजिटिव नंबर ही है। टू ऑब्टेन द ग्राफ y = f(x + c), तो ये जो है ना, ये जो चीज़ें आपको बताई थी वही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो अब इस फिगर से देख लेते हैं, फिगर भी दी हुई है यहाँ पर। बेटा ये देखो, y = f(x + c), ऊपर की तरफ हो गया, f(x + - c) नीचे की तरफ ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से x - c और x + c, वही ग्राफ है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर आ, ये तो हो गया कांस्टेंट नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने का इफेक्ट x और y की वैल्यू में से। x में से खुद माइनस, अच्छा ये x की वैल्यू में से माइनस, मतलब देखने में बधाई लग रहा है कि x की वैल्यू में से माइनस हुआ है। एनीवे लेकिन मैंने आपको समझा दिया, अभी एक्सप्लेन कर दिया था। चले अब यहाँ पे आते हैं। अ, जिन बच्चों को अभी समझ में नहीं आया हो, वो इस लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि क्या किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अगर y = f(x) है, और इसको मैं किसी कांस्टेंट नंबर से y की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, c(f(x), तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कि जाहिर सी बात है, c अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन, सॉरी, 1 है, c > 1, तो आपके फंक्शन की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, और c < 1 होता है तो जाहिर सी बात फंक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। आपको तो बात पता है ना कि एक नंबर है 30, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 1 यानी किसी 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 से भी करूंगा, तो ये कितना बन जाता है बेटा? 45 बन जाता है। वैल्यू और बढ़ जाती है। और 30 को अगर 1 से कम नंबर यानी 0.75 या 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू हमेशा कम हो जाती है।
तो हम यहाँ एज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट नंबर है, फिल वक्त मैं आपको समझाने के लिए एज्यूम कर रहा हूँ कि सी जो है ग्रेटर देन वन है। जब सी ग्रेटर देन वन है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अगर मैं c से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये y की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू तेजी के साथ बढ़ने लगेगी। तो आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रेच हो जाएगा इन द वाई की डायरेक्शन में। वाई की डायरेक्शन में क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। ये जो है ना असल फंक्शन ये था जो नॉर्मल फॉर्म में था, और ये स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। जिसमें ज्यादा हाइट मिल रही है और ज्यादा मिल जाएगी पहले के से। इस क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बड़े नंबर होते हैं मजीद बड़े नंबर्स बन जाते हैं। स्मॉलर नंबर्स में इफेक्ट जो है वो कम होता है, लेकिन लार्जर नंबर्स में मल्टीप्लाई करने से इफेक्ट उसी लिहाज से बढ़ जाता है। जितना नंबर लार्ज होगा उतनी तेजी के साथ वो ग्रो कर जाएगा। तो देखें जो मजीद हाइट है वो डबल हो गई। जो पहले से पहली हाइट थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट थी, जब डबल किया तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। सी की वैल्यू 2 है, अज्यूम कर लेते हैं। और ये पहले हाइट थी वो ये थी, तो अब ये मजीद हाइट ये डबल हो गई इसकी। तो ये जो है ना आपके पास फंक्शन जो है वर्टिकली स्ट्रेच हो गया है। पहले इसकी हाइट ये थी टोटल, और ये अब हाइट ये आ गई है। तो तकरीबन 1.5 टाइम आ गई है। मेरे ख्याल में सी की वैल्यू इन्होंने 1.5 लिया है, जब भी तो इस तरह की स्ट्रेचिंग आई है। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो ये लग तो यही रहा ग्राफ देख के। एनीवे, और अगर हम सी से डिवाइड करवा देंगे तो फंक्शन जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। मतलब हॉरिजॉन्टली उतना ही है, देखो हॉरिजॉन्टली इसकी लेंथ उतनी ही है, लेकिन वर्टिकल लेंथ जो है कम हो गई है। पहले ये लेंथ वर्टिकली ये थी, अब वर्टिकली लेंथ ये हो गई है। तो वर्टिकली ये श्रिंक हो गया है। तो इस तरह से हमने किया सी से डिवाइड करने का इफेक्ट और सी से मल्टीप्लाई करने का, एफ ऑफ एक्स को सी से डिवाइड करने का इफेक्ट। इससे क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड इन डायरेक्शन ऑफ वाई। तो ये हो गया एक्सपेंड हो गया, ठीक है, ये श्रिंक हो गया। और इसी तरह से अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होता है। मतलब आपका ग्राफ ये था एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो हमें जो ग्राफ मिलेगा इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा अबाउट वाई एक्सिस। तो हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया बेटा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर y की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स को मतलब x को रिप्लेस ना करें माइनस एक्स से, बल्कि सिर्फ y की वैल्यू को f को मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो क्या हो जाएगा, आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा अबाउट एक्स एक्सिस। चलो एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें ये सारी। और इसमें एक चीज़ अभी रह गई है मिसिंग, खैर मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो है जहाँ डिस्क्राइब किया हुआ वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे। देखो वही चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन की थी। y इक्वल टू सी एफ एक्स, स्ट्रेच से स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ 1/c से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा अगर c ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है। अच्छा ये चीज है गई थी y इक्वल टू एफ ऑफ सी एक्स, मतलब हमने x को c से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी क्योंकि x की वैल्यू मतलब उस सूरत में तो y जो y की वैल्यू को c से मल्टीप्लाई हुआ था ना, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हुआ है c से। जब x c से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें जो y पे इफेक्ट आया था उसका वैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि हमें रिवर्स इफेक्ट मिलेगा। और यहाँ पे इफेक्ट क्या मिलेगा कि ये श्रिंक हो जाएगा। x को c से मल्टीप्लाई करने पर ये श्रिंक हो जाएगा, और x को c से डिवाइड करने पे ये स्ट्रेच होगा। नहीं आएगा, बल्कि इसमें रिवर्स इफेक्ट आएगा क्योंकि हमने x को c के से मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट। इसको लॉजिकली समझ आए तो वो भी समझ सकते हैं आप लोग, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए ये चीज़। ठीक है बेटा। और ना फिर बाकी क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे इसको। तो अब देखें इसके अंदर अगर उस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी देखें, ये तो y की वैल्यू, ये तो सिंपल सी बात है। y को टू कॉस, पहले y इक्वल टू कॉस एक्स ये था ग्राफ,
वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ये ग्राफ था। ठीक है। अब y की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब ये 2 cos कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो है ना इसकी हाइट में इजाफा हो जाएगा। तो ग्राफ पहले 1 की हाइट तक जा रहा था, अब किसकी हाइट तक जाएगा, 2 की हाइट तक जाएगा। इसी तरह से इसकी डाउनवर्ड हाइट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये पहले -1 तक जा रहा था, अब कितना जाएगा, -2 तक जाएगा, क्योंकि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई, जब -1 इसकी वैल्यू है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 बन जाएगी। तो ये हाइट नीचे आ जाएगी। तो ये स्ट्रेच होगा, खाली ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ भी स्ट्रेच होगा। हर ये वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 आ गया, अगली बार -2 तक, ये आपके पास y इक्वल्स टू 2x, 2 cos x का ग्राफ बनेगा। इसी तरह y इक्वल्स टू हाफ cos x क्या है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी हाइट जो पहले 1 तक जाई थी अब कहाँ तक जाएगी, हाफ तक जाएगी। और नीचे वाली हाइट यहाँ जो आपके पास है वो -1 तक जा रही थी, अब वो क्या आ जाएगी, -हाफ तक जाएगी। तो ये वर्टिकली स्ट्रेच और आपके पास शेयरिंग हुआ है ग्राफ। इसी तरह से अब अगर मैं y की वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के बजाय x को मल्टीप्लाई कराऊं हाफ से, मतलब x को डिवाइड कर दिया 2 से, अब इसका मतलब क्या निकलेगा बेटा, या फिर x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मल्टीप्लिकेशन का देख लें आप लोग। मल्टीप्लिकेशन में क्या मतलब निकलता है, अब यहाँ पर जो इफेक्ट आपको कॉस की वैल्यू, अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं तो इसके अंदर x की वैल्यू 2 रखने पर जो इफेक्ट ऑब्टेन होगा, जब 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस 2। वो वैल्यू, वो हाइट अटेन करने के लिए इसमें आप इस वाले फंक्शन में क्या रखोगे, x की वैल्यू, वो हाइट अटेन करने के लिए x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, यानी 1 पे ही वो हाइट अटेन हो जाएगी जो वहां 2 पे मिलने वाली थी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये ग्राफ ओरिजिनल था तो ये 2 पे जो हाइट मिलने वाली थी, ये वाली हाइट, x की वैल्यू 2 पर जो हाइट मिलने वाली थी, वो 2 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो हाइट आपको कितने में, किससे मिल जाएगी, 1 पे ही मिल जाएगी बेटा। तो देखो 1 पे ही वो हाइट मिल गई। तो ये ग्राफ जो स्लो स्लो चल रहा था रेड वाला, जो वो हाइट अटेन करने के लिए 2 पे आराम से उसने 2 पे हाइट अटेन की थी, नेगेटिव हाइट, वो हाई नेगेटिव वाली हाइट नए वाले फंक्शन पे 2 से मल्टीप्लाई करके आपको पहले ही मिल गई, 1 पे ही मिल गई। तो देखो इस पे का इफेक्ट जो है ग्राफिकली आपको क्या नजर आ रहा है, ग्राफिकली ये श्रिंक हो गया, जो पॉइंट यहाँ मिलने वाला था वो पॉइंट यहाँ पहुंच गया। तो ये ग्राफ आपको श्रिंक हुआ हुआ लग रहा है ब्लू कलर के अंदर। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है। ठीक, जल्दी जल्दी वो हाइट्स अटेन कर रहा है जो कि उसे पहले जो है ना स्लोली वो अटेन कर रहा था। समझ रहे हैं बेटा, बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड करने पर ये ग्राफ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, और ये हाइट बहुत ही स्लो स्लो अटेन करेगा। तो इस तरह से ये श्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग होती है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर y इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगानी है, y इक्वल टू रूट एक्स -2। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ को पता होना चाहिए। तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा। अच्छा एक और बात बता दूं, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट्स को। ये y इक्वल टू रूट एक्स, अब कुछ लोग समझते हैं कि रूट एक्स क्या फंक्शन है। तो बेटा स्क्वायर, पहले हम इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट्स ऑफ 4, 4 के स्क्वायर रूट क्या होते हैं बेटा, स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 कितने होते हैं, ये होते हैं +2 एंड -2। कहीं अगर आपको लिखा होता है x² = 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि x = ±√4, यही होता है ना बेटा। अगर कहीं लिखा हुआ है x² = 5, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि x = ±√5। सबको पता है राइट। अच्छा अब आते हैं, व्हाट इज √4। अब √4 कहीं लिखा हुआ है, ये चीज जो आपके पास लिखी है ना, ये चीज, इसको बात ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं हम, √4 की वैल्यू क्या होती है। तो बेटा √4 की वैल्यू जो है ना, ये आप क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल रूट, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट।
और इसकी वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में, मतलब दोनों वैल्यू में प्लस और माइनस जो है ना आपके पास, टू है उसमें से +2 लिखेंगे इसको। तो ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट करता है, ये नोटेशन जो है ना, रूट की नोटेशन जो है ये होती है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट के लिए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा +2 होती है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की जाती है, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे कि x = ±√4 की ये क्या वैल्यू रखोगे आप, +2 रखोगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, +-2। एक्स की दो वैल्यूज आएंगी बेटा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखें कि रूट में जो नंबर होता है इसके आंसर जो है सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कंसिडर किया जाता है, नेगेटिव जो वाला रूट कंसिडर नहीं किया जाता जब इसकी वैल्यू रखनी होती है। कहीं इन फ्यूचर अगर आपको कहीं मिले इस तरह का के +3 इसका आंसर निकालना है, तो आप किस तरह कंप्यूट करोगे, √4 की जगह सिर्फ 2 रखोगे, +3, और ये कितना आएगा 5। ठीक है। √4 की जगह कभी आप -2 नहीं रख सकते, ये गलत आंसर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है बेटा, √4 कहीं लिखा हुआ है उसकी जगह -2 नहीं रख सकते, सिर्फ +2 रखेंगे, सिर्फ प्रिंसिपल रूट रखेंगे इसकी जगह पे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये आते हैं, फंक्शन जो दिया हुआ है y = √x, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले तो ये बेटा y = √x जो ग्राफ, इसका ग्राफ बनाने से पहले समझना पड़ेगा कि क्योंकि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करवा दूँ तो बात है, लेकिन मैं थोड़ा आपको किसी दूसरे ग्राफ से इसका लिंक पहले बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ग्राफ किस तरह का बनने वाला है। तो y² = x, इसका ग्राफ तो पता ही होगा आप लोगों को, y² = x का ग्राफ क्या होता है, ये तो पढ़ के ही आते हैं ना। ये कौन सा होता है पैराबोला बेटा, ये कप राइट पैराबोला होता है, याद होगा आपको। ठीक है बेटा, कप राइट पैराबोला इसी तरह का होता है ना ये, y² = x। अब ये कप राइट पैराबोला जो है, ये फंक्शन तो नहीं होता देखो, अगर एक्स की वैल्यू मैं इसमें 1 रखूंगा, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है ये, y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी ना। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, +2 और -2, ये +2 होगी, यहाँ -2 होगी। 1 रखोगे एक्स की वैल्यू, तो ये वाई की वैल्यू -1 आएगी, +1 आएगी। ठीक है ना बेटा। तो ये कैसे आ रही है प्लस माइनस, असल मसला ये है कि हमको यूं कन्वर्ट कर सकते हो ना बेटा, यूं कर सकते हो +-√x, ये बन जाएगा, ये वही चीज़ तो है। y² = x और y की वैल्यू क्या आएगी, +-√x। तो y की दो वैल्यूज आ रही है ना बेटा, x की वैल्यू अगर मैं इसके 1 रखता हूँ, y = +-√1, और ये कितना बन गया, +-1। तो x की वैल्यू 1 रखने पर एट x = 1 आपके y की वैल्यू +-1 आ गई, यानी पॉइंट क्या होंगे, 1, +1 और 1, -1। अच्छा, ये 1 का मतलब +1 ही है, ठीक है, ये भी +1 ही है, तो +1, +1 समझो। ठीक है, इस तरह से बन गया, दो पॉइंट बन गए। दूसरा जो है क्या बन जाएगा, जब y की वैल्यू आप इसके अंदर 4 रखोगे, x की वैल्यू 4 रखोगे, सॉरी 1 नहीं 4, ये 1, 2, 3 एंड 4, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर, -2 एंड +2, इस तरह से ऑप्शन होते आएंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया इसका। तो देखो ये ऊपर वाला ग्राफ बेसिकली है क्या, ये जो है ना पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स है, और नीचे वाला ग्राफ जो है ये एक्स के नेगेटिव स्क्वायर रूट्स है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, y = +√x, और ये इक्वेशन है y = -√x। मतलब यहां से लेकर यहां तक की इक्वेशन जो है वो y = -√x, ये इक्वेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आपके पास y = -√x, और ये कर्व जो है y = +√x। तो देखो अगर इनको मैं अलग अलग प्लॉट करूं तो आपको अंदाजा होगा कि ये फंक्शन खुद, ये ग्राफ जो है खुद फंक्शंस है।
वाई इक्वल्स टू प्लस रूट एक्स जो है ये फंक्शन है, क्योंकि एक्स की एक वैल्यू पे आपका एक ही आउटपुट मिल रहा है। जबकि ये वाला ग्राफ भी एक फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी एक्स की वैल्यू पे एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो आपके पास पहले बनाया था हमने कंप्लीट, ये पूरा फंक्शन नहीं था का राइट पैराबोला, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं था। लेकिन इसको अगर ब्रेक कर लें तो ये दो फंक्शन में ब्रेक हो सकता है, प्लस रूट एक्स और माइनस रूट एक्स। तो देखो ये ग्राफ आपके पास प्लस रूट एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये हाफ पैराबोला होता है प्लस रूट एक्स का। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ये प्लस रूट एक्स ही तो है। तो इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, हाफ पैराबोला होगा। यही ग्राफ बनेगा ना, हाफ पैराबोला। समझ में आ गया बेटा। तो इस तरह ग्राफ हम बड़ी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, अगर हमें आइडिया हो कि ग्राफ किस तरह का बनने वाला है। तो ये हाफ पैराबोला आ गया। अब कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, वाई इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू का ग्राफ प्लॉट करना है। रूट एक्स का ग्राफ तो पता है, अब रूट एक्स माइनस टू करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई की वैल्यू में से हमने क्या किया, माइनस टू करवा दिया। सी की वैल्यू कितनी है, टू है इस केस में। ठीक है, 2 यूनिट कम कर दिया, मतलब इसकी हाइट जो है 2 यूनिट कम हो जाएगी बेटा। तो जब ये हाइट जब 2 यूनिट कम होगी, 1 2, तो ये ग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट होगा और बिल्कुल इसी तरह चलेगा ये। 2 यूनिट नीचे पहुंच जाएगा ग्राफ हर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये थोड़ा गड़बड़ होगी, ग्राफ सही नहीं बना, 2 यूनिट कम पे आएगा। तो ये हाफ पैराबोला ही होगा, लेकिन 2 यूनिट नीचे ट्रांसलेट हो जाएगा बेटा। तो देखो ये ग्राफ उन्होंने बनाया भी होगा इसके अंदर, ये हाफ पैराबोला लेकिन अब नीचे 2 यूनिट ट्रांसलेट हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। ये इसका ग्राफ बन गया। अब दूसरे वाले में क्या करना है, y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस टू। अब x माइनस टू कर दिया, मतलब x में से 2 को माइनस करवाया है। तो x माइनस टू को माइनस करवाया, तो आपको ये मैंने बता दिया था कि x माइनस टू को माइनस करवाते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसका मतलब राइट साइड पे 2 यूनिट ट्रांसलेट हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है, बल्कि राइट साइड पर ट्रांसलेट कर जाएगा 2 यूनिट। तो राइट साइड पर 2 यूनिट जब ट्रांसलेट करेगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 यूनिट ट्रांसलेट कर गया। देखो ग्राफ, यहाँ पे आपके पास ये पैराबोला था हाफ पैराबोला, वो 2 यूनिट आगे ट्रांसलेट कर गया बेटा। बिल्कुल सेम लॉजिक के तहत सबको हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है अगला, y इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। माइनस रूट एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकली, क्योंकि y की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये वर्टिकली एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो देखो ये आपके पास ऊपर ये वर्टिकली इफेक्ट कर गया, नीचे की तरफ आ गया, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, अगर वाई इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट। ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। और इसके बाद क्या है, वाई इक्वल्स टू टू रूट एक्स, इसका मतलब है ये स्ट्रेच हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ पैराबोला पहले स्लो इंक्रीज कर रहा था, अब देखें यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, इसका इंक्रीजिंग रेट इजाफा हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट ये स्ट्रेच कर गया। और दूसरे में क्या है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस एक्स। अब x को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिफ्लेक्शन होगा, किसके अबाउट होगा ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होगा अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी एक्स के अबाउट नहीं, y के अबाउट होगा, क्योंकि x को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y के अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पैराबोला आपके पास ये बना था, अब पैराबोला क्या बन रहा है, ये बन रहा है। राइट, so reflection about y axis। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं ग्राफ्स को। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब ये देखें इसकी एप्लीकेशन आ गई कि ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 10। अच्छा, अब इसको जो है हमें प्लॉट करना है। तो इसको डायरेक्टली प्लॉट करना तो हम कर सकते हैं बिल्कुल पैराबोलिक तरह, लेकिन हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन वगैरह जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा,
तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा कि पहले इसको देखें परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है नहीं बन सकता, तो उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया इसके अंदर। तो हम लिख सकते हैं x+3 का होल स्क्वायर +1। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा परफेक्ट स्क्वायर में किस तरह से यूज किया जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की जो थोड़ी सी थ्योरी होती है वो यहाँ यूज की गई है। एनीवे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये हमें प्लॉट करना है। अब देखो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए y = x+3 होल स्क्वायर +1। अब यहाँ पर इसका बेसिक जो कंपोनेंट हमें नजर आ रहा है y = x²। अगर y = x² ग्राफ में प्लॉट कर लूँ तो मैं उसको ट्रांसलेशन करके मैं इस ग्राफ तक, इस फंक्शन के ग्राफ तक पहुंच सकता हूँ। क्योंकि देखो x+3 का है ना, तो इसका मतलब x के में ट्रांसलेशन 3 यूनिट्स की होगी और y में ट्रांसलेशन में ये 1 यूनिट की करनी है। आराम से प्लॉट हो जाएगा। तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ बेटा। तो y = x², ये आपकी आपका पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके x+3 तक पहुंचना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ y = x+3 का होल स्क्वायर प्लॉट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मतलब ये हुआ कि x में मैंने +3 कर दिया है, तो x के अंदर नेगेटिव ट्रांसलेशन होगी। तो ये ग्राफ जो है, न्यू ग्राफ जो बनेगा, इस वाले फंक्शन का ग्राफ, वो नेगेटिव ट्रांसलेट हो जाएगा 3 यूनिट, 1 2 3। तो अब जो पैराबोला बनेगा वो यहाँ से होगा, वही कपा पैराबोला होगा, लेकिन वो 3 यूनिट जो है नेगेटिव ट्रांसलेशन हो गई इसके अंदर। ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है मुझे, अगले स्टेप में y = x+3 का होल स्क्वायर -1 को प्लॉट करवाना है। ठीक है बेटा, इसको प्लॉट करवाना है। अब इसमें क्या हुआ है कि सेम ये वाला ग्राफ होगा, रेड वाला पैराबोला जो पहले मैंने बनाया था, लेकिन अब उसके अंदर y की वैल्यू में से 1 को माइनस किया है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट जो है नेगेटिव ट्रांसलेट हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इसका पैराबोला जो है सेम पैराबोला होगा, लेकिन अब जो है ये 1 यूनिट नीचे ट्रांसलेट हो जाएगा। क्योंकि y की वैल्यू, अच्छा सॉरी, -1 नहीं, +1 है। +1 है, सॉरी। सॉरी बेटा, ये +1 है। तो मैं -1 समझा था। अगर +1 करेंगे इसके अंदर, तो वही पैराबोला होगा, लेकिन 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा। 1 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट होगा तो बेटा ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास। इस तरह ग्राफ होगा, पैराबोला होगा कब आप, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, 3, -3, 1 पे। इसका स्टार्टिंग वर्टेक्स जो होगा -3, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या बनाया उन्होंने ग्राफ, ये देखें आपके पास -3, ऊपर ट्रांसलेट हो गया। तो पहले ट्रांसलेशन ये वाली लगाई है, फिर ये ट्रांसलेशन लगाई है। तो इस तरह आराम से इसको प्लॉट कर लिया उन्होंने। अच्छा, देखें अगली एग्जांपल, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये फंक्शन प्लॉट करना है, y = sin 2x को प्लॉट करना है और y = 1 - sin x को प्लॉट करना है। तो y = sin 2x को प्लॉट करते हैं पहले। अच्छा, आप लोगों को पता है कि साइन फंक्शन जो होता है वो 0 पे आता है, और 0 के बाद फिर ये इंक्रीज करता है, थोड़ा सा 1 तक जाता है हाइट इसकी, फिर नीचे आती है 1 तक। इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ये, ठीक है ना बेटा। ये है आपके पास साइन, और ये वैल्यू क्या होती है, ये पाई है, ये 0 है, और ये मैक्सिमम हाइट 1 होती है। ठीक है। ये किस पे मिलती है आपको, π/2 पे मिलती है। एनीवे, अच्छा, अब ये ग्राफ आपको पता है साइन एक्स का। अब मुझे प्लॉट क्या करना है, y = sin 2x को प्लॉट करना है। तो 2x को प्लॉट करने के लिए इसी ग्राफ से हम हेल्प ले सकते हैं और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये श्रिंक हो जाएगा ग्राफ, श्रिंक होगा x के अलोंग। ठीक है ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई, जो इसको हाइट 4 पे मिलने वाली थी, वो अब हाइट 2 पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी साइन एक्स की सूरत में रखता मैं, तो जो एक्स की वैल्यू 4 रखने पे जो हाइट मिलने वाली थी, वो हाइट कितने में मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे मिल जाएगी। तो इसका मतलब श्रिंक हो जाएगा ये। तो ये आपके पास π/2 पे जो है 0 बनने बनने वाला था, अभी कहाँ बनेगा बेटा ये जो है अब आपके पास
पाई बाई टू पे 0 बन जाएगा। और जो हाइट पाई बाई टू पे 1 मिलने वाली थी, अब वो किसे पाई बाई 4 पे 1 मिलेगी। तो ये हाइट आपको मिलेगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा बेटा ये। थोड़ा खराब बन गया ग्राफ ये। इस तरह ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ सही कर लेगा, ये इस तरह का होगा। तो ये ग्राफ जो आपका श्रिंक हो गया बेटा, देखो। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, श्रिंक हो जाएगा। तो साइन 2x की सूरत में देखते हैं ग्राफ उन्होंने क्या बनाया है। ये देखो साइन 2x ग्राफ श्रिंक हो गया है। पाई बाई 4 पे ही वो हाइट अटेंड कर लेगा, पाई बाई 2 पे मिलने वाली थी। सही है। और इसी तरह से y इक्वल्स टू 1 - sin x, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम साइनस का ग्राफ कंसिडर करते हैं। तो वही ग्राफ है इसका। हाँ भाई, अब इसके अंदर क्या करना है। ये तो y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हमें y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगले स्टेप में हम क्या प्लॉट करना चाह रहे हैं, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्ट होने की सूरत में किसके अबाउट होगा, y की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हुई है, तो ये रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। रेड वाला ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, फिर हमें करना है y इक्वल्स टू 1 - sin x। इसका मतलब हमने क्या किया है कि माइनस साइन एक्स के अंदर +1 करवा दिया। ये इसका ग्राफ था माइनस साइन एक्स का, उसके अंदर +1 करवा देंगे। तो +1 कराने का मतलब क्या हुआ, कि हाइट में हमने इजाफा करा दिया, y की वैल्यू में +1 करवाया, इसका मतलब हाइट में इजाफा करवा दिया। तो अब हमारा ग्राफ जो है पहले यहाँ से ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रेड वाला ग्राफ जो है आपका ऊपर शिफ्टिंग हो जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे ही होगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये सब चीजें ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। कितने यूनिट शिफ्ट होंगी, एक एक यूनिट शिफ्ट हो जाएंगी। इस तरह ग्राफ बनेगा बेटा। सेम होगा ग्राफ, अब ये थोड़ा बन नहीं पाया सही तरीके से। तो इस तरह ग्राफ बनेगा ये। पूरा रेड ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने ख्याल में ऊपर ग्राफ ने यहाँ सही नहीं बनाया, ये खराब कर दिया था क्या पोर्शन। हाँ बेटा, इस तरह ग्राफ बनेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये पूरा ग्राफ। राइट, इसका इंटरसेक्शन यहाँ से होगा। अच्छा ये सॉरी, इसमें गड़बड़ी हो गई है कि ये जो है कितना 1 यूनिट शिफ्ट शिफ्ट करवाया ना मैं। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से गुजरेगा। जस्ट ए मिनट। रेड वाला ग्राफ हमने ऊपर शिफ्ट किया है। हम्म, ये टच करता हुआ जाएगा, मतलब ये है कि 1 यूनिट शिफ्ट होगा ना ऊपर। देखें ग्राफ इसका क्या बनाया ना यहाँ पर। उससे ग्राफ जो है उसे ये इस तरह ग्राफ बनेगा बेटा। वो ग्रीन ग्राफ था और नीचे से पास हो रहा था, मतलब सॉरी रेड, हमने रेड बनाया था ग्राफ, वो नीचे से पास हुआ था, ये ऊपर से उसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, ये इसका एंड पॉइंट। तो टच करेगा। तो ये ग्राफ बनेगा बेटा इसका 1 - sin x का। आप लोग को ट्राई कीजिएगा, मुझे इस पे शीट पे सही से ग्राफ इसका प्लॉट हो नहीं पा रहा है। राइट, तो समझ तो गए होंगे ना आप लोग। ये पूरा ग्राफ जो है 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके
सबसे नीचे वाला पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ओके, इस तरह हम डिफिकल्ट ग्राफ्स का ही प्लॉट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिए, आप लोग देख लीजिएगा इस एग्जांपल को। अच्छा, उसके बाद जो है एक और फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर, इसके द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसका मतलब ये है, अब इसे मॉड फंक्शन भी आ गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन तो आप लोगों को पता है कि ये अ, हर नेगेटिव नंबर को ही पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका बेसिक कंपोनेंट वो हमें जो नजर आ रहा है, वो क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर मैं किस फंक्शन को प्लॉट कर सकता हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करके प्लॉट कर लूँ, तो उससे आसानी से मैं इसका ग्राफ में ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ तो आपको पता ही है, पैराबोला होता है, कब पैराबोला। ठीक है, अब मैं इसकी शिफ्टिंग करता हूँ ग्रेजुअली। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को प्लॉट करते हैं। माइनस वन का प्लॉट करने के बाद इसकी हाइट में जो है ना 1 यूनिट की हम रिडक्शन होगा। 1 यूनिट नीचे पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस पे ले लिया हमने एब्सोलूट। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो नेगेटिव वाला पोर्शन आ रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो पॉजिटिव है वो तो ऐसे है ऐसे ही रहेगा। राइट, तो देखें इसका ग्राफ किस तरह का बन रहा है। ये पैराबोला था जो नीचे शिफ्ट हो गया था। उसके बाद ये नीचे जो नेगेटिव वाला पोर्शन है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट रिफ्लेक्शन आ जाएगा इसका। तो ये ग्राफ आपके पास ये बन जाएगा, देखें ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का मतलब ये होगा कि इसके अंदर हम बेसिकली अरिथमेटिक अप्लाई करेंगे फंक्शंस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस की आपस में, और डिवीजन। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी होता है इसमें, कंपोजिशन। अब फंक्शंस की एडिशन क्या होती है। फंक्शंस की एडिशन बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन हुई है बेटा, बहुत आसान चीज़ है। अगर आपके पास ये फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल अंडर रूट एक्स माइनस फोर, और मुझे क्या करना है, एफ प्लस जी निकालना है, एक नया फंक्शन ऑब्टेन करना है। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और जी ऑफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस फोर। ये आपका नया फंक्शन बन गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स का। राइट, एफ माइनस जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करवा देंगे बेटा, इसी तरह से मल्टीप्लाई करवा देंगे। राइट, तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन डोमेन जो है ना, एफ प्लस जी करने से डोमेन चेंज हो जाता है। मतलब अगर फंक्शन का डोमेन पहले कोई था तो बाद में हो सकता है चेंज हो जाए, फंक्शंस को ऐड करने से डोमेन में फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल डोमेन की बात करें हम इसके अंदर, तो इसका नेचुरल डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। और इसका नेचुरल डोमेन था आपके पास, क्या डोमेन था नेचुरल डोमेन बेटा इसका, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फोर, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन फोर, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन फोर आएगा ना इसके अंदर। क्योंकि डोमेन कैसे निकलता है बेटा, इसमें हम एक्स माइनस फोर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मान लेंगे। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, फोर। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो जब इन दोनों को ऐड करवा देंगे, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट बनेगा फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, वही होगा जो इसमें से शॉर्टर डोमेन होगा। इन दोनों में से शॉर्टर वाला लेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, इनका इंटरसेक्शन बनता है।
डोमेन के इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, इसका डोमेन जो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसका कंबाइन क्या बन जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखते हुए ना पता चल जाएगा आप फंक्शंस के अंदर, कि देख के भी अंदाजा कर सकते हैं इसका डोमेन क्या हो सकता है। तो ऐसी बात है, रूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है बेटा, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लोगे तो एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह माइनस करके भी डोमेन निकाल सकता है। और क्या क्या इसमें एग्जांपल दिए बेटा, देख लेते हैं इसके अंदर। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलें ये फंक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कि क्या डोमेन निकलेगा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बेटा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, जी ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स माइनस 4। अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जी ऑफ एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस 4। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया। को मल्टीप्लाई करने की खास जरूरत तो नहीं है, इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। ये आ गया एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन कैसे निकलेगा, तो अब ये अनडिफाइंड किस जगह पे हो रहा है भाई फंक्शन, तो याद आई सी बात है, एक्स माइनस 4 इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये इसका डोमेन आ गया। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ ये फंक्शन डिफाइंड है, तो उसके लिहाज से हम इसका डोमेन निकालते हैं। लेकिन याद रखें, डोमेन निकालने से पहले आप किसी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म मत करना। मतलब इस पे कैलकुलेशन अगर परफॉर्म कर दोगे, स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दोगे, ये रूट खत्म कर दोगे किसी तरीके से, मतलब कोई भी ऑपरेशन ऐसा अप्लाई नहीं करते ना जिससे जो है ना इसके स्क्वायर रूट या डिनोमिनेटर्स अगर कोई है इसके अंदर खत्म हो जाए, तो उस सूरत में डोमेन फिर चेंज होने का खतरा होता है, तो डोमेन को फिर आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा साथ साथ। अभी आगे और एग्जांपल से समझा दूंगा आप लोगों को। हम्म। अब जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, एफ अपॉन जी करके देखते हैं हम, एफ को जी से डिवाइड करके देख लेते हैं, एफ डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। हाँ भाई, एफ का फंक्शन क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जी क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 4। अब बेटा बताओ इसका डोमेन क्या होगा। अब इसके डोमेन में डिनोमिनेटर में आ गया है, तो अब इसका डोमेन में एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगेगी। ठीक है, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 4, ये इसका डोमेन हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो अभी डिनोमिनेटर में चीज आती है तो रूट भी लगा हुआ है, तो हमें ग्रेटर देन की कंडीशन लगाएंगे, एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 होने की सूरत में भी ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं कंपोजिशन पे। अच्छा यहाँ पे क्या एग्जांपल दिए इन्होंने, इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है भाई, रूट एक्स, इसका डोमेन क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जाहिर सी बात है, रूट एक्स है तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही होगा ना डोमेन। और ये 2 - एक्स था रूट के अंदर जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन पूछा है, तो इसका डोमेन में क्या कंडीशन लाएंगे बेटा, माइनस सॉरी 2 - एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को इधर शिफ्ट कर दो, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो 2 से कम, तो इंटरवल क्या बनाया बेटा, देखो उन्होंने माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का। तो डोमेन फाइंड कर लिया, एफ का डोमेन फाइंड कर लिया, जी का डोमेन फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का ऐड करवा दिया, रूट एक्स और अंडर रूट ऑफ 2 - एक्स। अब इसका कंबाइंड डोमेन क्या होगा, इससे कंबाइंड डोमेन है बेटा, आप ये डोमेन निकालो, ये डोमेन निकालो, इसका डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन बनेगा। तो इसको अब चेक करने का तरीका क्या है, रियल लाइनें प्लॉट करो। ए क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 0, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का, ये आपका पहला डोमेन आ गया।
ठीक है, ये ए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का। और दूसरा डोमेन क्या आ रहा है आपके पास, 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक का। दूसरा डोमेन क्या है, 2 से लेकर -इन्फिनिटी तक का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये बी डोमेन आ गया। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पॉइंट है जो ए के अंदर भी आ रहे हैं और ये बी में भी आ रहे हैं। ये वो पॉइंट है, ए को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और बी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन पॉइंट्स में। तो ये कौन से पॉइंट होगा, 0 से लेकर 2 तक के। तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0 से लेकर 2 तक का। ये डोमेन आ गया इसका। तो याद रखें, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इनमें एक ही तरीका होता है कि डोमेन्स का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, कंबाइन इंटरसेक्शन। लेकिन डिवीजन में एक और चीज भी आती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, f(x) इन्होंने दिया हुआ है x² और g(x) दिया हुआ है x-1, और f डिवाइड बाई g फाइंड करना है। ठीक है, x² ओवर x-1। अब यहाँ पर अगर f(x) का डोमेन बताओ तो ये क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल का मतलब क्या होता है बेटा, उसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखे तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन हो गया। और इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक का होगा। लेकिन जब डिवाइड किया तो इस पे कंडीशन आ जाएगी। इस पे क्या होगी, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो निकलेगा ही निकलेगा, तो इंटरसेक्शन तो सेम ही है। लेकिन साथ में x-1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर +इन्फिनिटी तक। ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये भी यहाँ मेंशन है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कंपोजिशन पे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये आखिरी टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब इसके अंदर फंक्शन मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया आपको, f(x) इक्वल्स टू x² + 3 और g(x) इक्वल्स टू √x-4। अच्छा, अगर मैं फाइन करने के लिए कहता हूँ f(o)g, मीन्स f और g को कंपोजिट करना है। इसका मतलब होता है f के अंदर g को मैं एज ए आर्गुमेंट पास करूं। क्योंकि आपको पता है ना, f(x) दिया हुआ है, अगर मैं आपसे कहता हूँ f(y) निकालो तो f(y) कितना होगा, y² + 3। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि f(a+b) फाइंड करो, क्या हो जाएगा, a+b² + 3। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ f(g)(x) फाइंड करो, क्या बनेगा बेटा, ये g(x) का स्क्वायर +3। ठीक है बेटा। और g(x) की वैल्यू कितनी है, √x-4। तो ये f ऑफ अंडर क्या हो जाएगा, ये तो इधर तो g(x) ही है ना, तो g(x) और यहाँ पे क्या लिख देंगे, √x-4 का होल स्क्वायर +3। ठीक है बेटा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, x-4 + 3। लेकिन हाँ, ये चले, ये तो कर लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। ये आ जाएगा f(g)(x). ठीक है। तो ये आपके पास फाइंड करना था, ये हमें क्या निकला हमारे हिसाब से। वो वाले स्टेप यहाँ पे कर दूं दोबारा से। ये f(g)(x), तो ये f
हम्म। इसको उसी तरह से करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बन जाएगा इसका स्क्वायर g(x) का होल स्क्वायर प्लस 3। और फिर g(x) की वैल्यू वो रख देते हैं। इसका बन जाता है √x-4 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? हाँ, स्क्वायर से रूट, मतलब आपको पता है ना, √x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है x के। लेकिन साथ में कंडीशन भी होती है बेटा कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल करने से पहले x की कंडीशन लगती है x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं कर सकते इसको। मतलब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आता है। तो नेगेटिव के साथ में नहीं हो सकता, -2 अगर रूट में है तो वो नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? x-4 प्लस 3। और ये क्या बन जाएगा आपके पास? x-1। हाँ भाई, डोमेन क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास हमने स्क्वायर के रूट से कैंसिल किया है ना, तो साथ में कंडीशन लगानी पड़ेगी। x इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब मीन्स कि रूट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब ये कि इधर कंडीशन लगानी पड़ेगी x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बन जाएगा आपके पास? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये डोमेन आ गया इसका। तो ये डोमेन लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हमने कैंसिल किया है तो साथ में डोमेन मेंशन करना बेटा जरूरी है। अगर डोमेन आप मेंशन नहीं करोगे तो ये खाली x-1 जो है इलॉजिकल सा फंक्शन बन गया। ये तो अगर इसका डोमेन मैं हटा दूं यहाँ से तो ये तो ऑल रियल नंबर सब पे डिफाइन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखें, जब भी स्क्वायर को रूट से कैंसिल करेंगे तो साथ में डोमेन को मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हम ये जो पढ़ रहे हैं कैलकुलस, कौन सा कैलकुलस है बेटा? ये रियल कैलकुलस है। ये रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है। अगर यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता, लेट सपोज, और इसका स्क्वायर होता, तो हमारे कैलकुलस के अंदर, रियल नंबर से कैलकुलस में, ये -2 नहीं होता। अगर ये आप इमेजिनरी नंबर से कैलकुलस पढ़ रहे होते, आयोटा पढ़ रहे होते, तो उसके अंदर ये -2 बन जाता, क्योंकि उसमें आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। लेकिन यहाँ तो इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इसमें तो हम पहले रूट कंप्यूट ही नहीं हो सकता, क्योंकि देखो स्क्वायर को रूट से हम कैंसिल करते हैं तो ये तो थोड़ा हम शॉर्टकट यूज कर रहे होते हैं। एक्चुअल कैंसिलेशन हो नहीं रही है। पहले आप रूट निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे, तो रूट निकलेगा ही नहीं तो स्क्वायर निकलेगा कैसे? तो रियल कैलकुलस जो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं बेटा, ये रियल नंबर का कैलकुलस है। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स का रूट लगा हुआ और उस पर स्क्वायर हो तो ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट निकलेगा ही नहीं। हम स्क्वायर तो बाद में करेंगे ना। तो जो कैंसिलेशन की जाती है ना, तो वो थोड़ा सा एक कह रहा तो गलत है। जो प्रोसीजर कैंसिलेशन करने का, कैंसिलेशन होती नहीं है। पहले स्क्वायर रूट निकलता है, फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो याद रखें, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर का लगा हुआ है इस कैलकुलस के अंदर। रियल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि स्क्वायर को आप जो है कंडीशन नहीं लगती उसमें, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन हम नहीं लगाते, क्योंकि उसका डोमेन फिर क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स ही होता है। हम हर नेगेटिव नंबर्स का रूट भी ले सकते हैं वहां पर। तो इस कैलकुलस के अंदर आप ऐसा मत कीजिएगा। राइट, तो यहाँ डोमेन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का, इस फंक्शन का डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। इसी तरह से अब जी ओ एफ भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। जी के अंदर जो है फिर हम आर्गुमेंट एफ को पास करवाएं, तो g((f)। अच्छा, इसके क्या बन जाएगा आपके पास? जी के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करना है फंक्शन को, f((x) को। f((x) की वैल्यू कितनी है बेटा? x² + 3। अच्छा, चाहे तो मैं f((x) की वैल्यू यहाँ रख दूँ फिर इस पे जी को अप्लाई करूँ, एक ही बात है। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह समझने में बहुत मुश्किल आती है बच्चों को, इसलिए मैं जो है ना, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जी को पहले अप्लाई कर दूँ। जी का फंक्शन क्या होगा? रूट ले लेगा f((x)-4। मतलब यहाँ g((x) था ये, इसमें आप f((x) रख दिया मैंने जहाँ जहाँ x आ रहा था। फिर f((x) की वैल्यू कितनी है बेटा? x² + 3 -4। ये आ गया g((o)f)।
ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और इसका डोमेन क्या होता है, वो डोमेन साफ देखती नजर आ रहा है आपको कि डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आया, तो जीरो से ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। और इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन का मतलब क्या निकलता है कि एक्स लाइज बिटवीन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन है, तो एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वन। ठीक है। और एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन। माइनस में छोटा भी होगा तब भी आपके पास ग्रेटर देन वन ही तो आएगा। माइनस टू का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन क्या बना कि एक्स की वैल्यू या तो वन से बड़ी होनी चाहिए या फिर माइनस वन से छोटी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, यूनियन माइनस वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ गया बेटा। इन सब वैल्यूज पे डिफाइन है, इनके दरमियान अगर कोई वैल्यू रखूंगा मैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इस पे अनडिफाइन बन जाएगा। डोमेन आपको पता हो जाए डोमेन किस तरह निकाला जाता है, तो थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस यहाँ से करवा दी है। तो ये फंक्शंस के हमने डोमेन निकाल लिए। तो कंपोजिट फंक्शन में देख लिया। अच्छा, अभी एक और फंक्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिए हुए हैं। एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। तो जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, तो कोई मसला नहीं है, बड़ा आराम से कर सकते हैं। अब ये फंक्शन में, इसके ऊपर वाला फंक्शन बहुत सिंपल था, इस फंक्शन की प्रैक्टिस करवाया तो आप लोगों को। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ रूट एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है अंडर रूट टू माइनस एक्स। हाँ, अब एफ ओ जी निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स क्या बराबर है, सॉरी जी ऑफ एक्स, पहले एफ को कंप्यूट कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। मैं आउटर फंक्शन को कंप्यूट, वैसे इनर फंक्शन को पहले आ सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं आउटर के लिहाज से कंप्यूट करवा रहा हूँ। तो एफ क्या कर रहा है, जो भी फंक्शन इसका आर्गुमेंट होगा उसका रूट ले लेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स। ये क्या हो गया, फोर्थ रूट हो गया ना। ठीक है, ये आ गया टू माइनस एक्स का फोर्थ रूट। हाँ बेटा, फोर्थ रूट है, तो अब यहाँ पर इसका डोमेन क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू। अच्छा, इसका डोमेन क्या था, आ, इसका डोमेन क्या, जीरो से ग्रेटर वैल्यूज। ठीक है, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी की डोमेन था इसका। इसका डोमेन क्या था, टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू। ये डोमेन था इसका, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक का। अब यहाँ जो डोमेन है वो, जाहिर सी बात है, ये फोर्थ रूट है तो नेगेटिव का फोर्थ रूट तो निकलेगा ही नहीं। इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी, टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू। तो वही डोमेन बन जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक का, राइट। सेम, देखो क्या है इसका आंसर, ये वही आएगा आपके पास, सही है। सेम डोमेन आ गया फोर्थ रूट में। अच्छा, आगे देखते हैं, जी ओ एफ। अब जी ओ एफ निकालना है। ये क्या बन जाएगा, जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स।
अच्छा, जी फंक्शन क्या करता है, जो भी इसके अंदर आर्गुमेंट आएगा उसका रूट टू माइनस करेगा। ठीक है, टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या था, ये एफ एक्स है तो टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट एक्स है। ये बन गया जी ओ एफ। अब बेटा डोमेन बताओ इसका, डोमेन क्या बनेगा इसका। इसमें आपके पास अभी मैंने कुछ कैंसिलेशन नहीं की है, देखो कैंसिलेशन वगैरह कैलकुलेशन नहीं करना डोमेन निकालने से पहले, बेहतर ये होता है कि आप किसी किस्म की कैलकुलेशन ना करें इसके अंदर, डोमेन पहले निकाल लें क्लियरली। तो इसमें डोमेन क्या निकलेगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये तो कंडीशन रूट की वजह से लग गई, लेकिन जब रूट निकल जाएगा तो रूट निकलने के बाद हम टू में से माइनस करेंगे, और जवाब आएगा वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन लेना है इसका मुझे इससे। और क्या अगले वाला रूट क्या वैल्यू क्या बनेगी, टू माइनस रूट एक्स, वो भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टू। और इसका मतलब हुआ कि रूट एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू टू कब होगा, जब एक्स लाई करे, हाँ भाई एक्स लाई करेगा प्लस 4 और -4 के दरमियान, तभी तो टू से कम आएगा रूट इसका। नहीं, 4 + 2, रूट एक्स की वैल्यू -4 नहीं, लेस देन इक्वल्स टू होगी ना, 4 होगी खाली, माइनस ये नहीं होगा बेटा, लेस देन इक्वल्स टू 4, तभी तो आपके पास रूट एक्स जो है टू से कम आएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर ली मैंने यहाँ पे, समझो। राइट, ये कंडीशन आ गई, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से ग्रेटर है और 4 से कम है, तो क्या आ गया, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 4। ये इसकी कंडीशन लग गई, 0 से 4 के दरमियान होना चाहिए एक्स, उसके अलावा नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो इसका क्या दिया हुआ दूसरे वाले का, ये देखो ये रहा, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 4, ये डोमेन हमने निकाल लिया दूसरे का। इसके अलावा बेटा आपको ये भी करना है, एफ एफ निकालना है, जी ओ जी निकालना है, इनके भी आप निकाल के देखिएगा, तो और डोमेन भी फाइंड कीजिएगा, ये आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और ये आपके पास सब काम, तो हमने कंपोजिशन देखी आज, तो तकरीबन काफ़ी हद तक काम कर लिया इसका। थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा इसका। 1.3 का एक टॉपिक रह गया है, वो हम 1.4 के साथ कर लेंगे, मतलब अगली उसमें लेक्चर में थोड़ा सा डीकम्पोजिशन। तो पहले कंपोजिशन की प्रैक्टिस कर लो आप लोग, फिर उसके बाद हम डीकम्पोजिशन पे आएंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।